हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 से। देखिए, क्लास 11th में आपकी पॉलिटी की दो किताबें हैं, जहां पर आज आपकी जो पहली किताब है वो है राजनीतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर आपकी पहली किताब से यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे और इसी प्रकार से क्लास 12th में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी दो किताबें हैं। इन टोटल अगर हम 11th-12th को देखें तो 11th-12th को मिलाकर 4 किताबें हैं आपकी। तो क्रम बाई क्रम हम जो किताबों का जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से चलेंगे और आपके चैप्टर कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो आज इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, राजनीति से संबंधित जो बातें हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनसे अवगत नहीं हैं या फिर आपको इसकी बेसिक अवधारणा पता नहीं है। आप उन सभी बातों से अवगत हैं, जानते भी हैं। यहाँ पर जो राजनीति के बारे में जो पहलू बताए गए हैं या डिस्कस किए गए हैं, वास्तव में उनका अर्थ चिंतन के रूप में है। यानी कि यहाँ पर जो आपको लिखने से ज़्यादा आपको सोचने, समझने, तर्क करने पर यहाँ पे बल दिया गया है। यानी यहाँ पर आपको लिखना 1-2 लाइन लिखी जाएगी, ज़्यादा नहीं लिखना होगा, क्योंकि लिखवाना इसलिए मुझे पड़ता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर मेरे नोट्स भी बनवा दो इस सब्जेक्ट के, इस वजह से मुझे लिखवाना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको आप जब चैप्टर देखेंगे तो चैप्टर में देख के समझ में आएगा कि यहाँ पर पढ़ने या याद करने से ज़्यादा तर्क पर बल दिया गया है, यानी सोचने, समझने और विचारने पर बल दिया गया है। तो आपको इसी क्रम में चैप्टर ये ध्यान में रखना है। तो आपको पूरी जो किताब है ये वाली राजनीतिक सिद्धांत वाली, वास्तव में पूरी किताब ही यहाँ पर जो है आपका चिंतन पर बल देती है। यानी आपको चिंतन करना है क्या वास्तव में जो राजनीतिक की जो नीतियाँ बनी हुई हैं, राजनीति की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या जो सिद्धांत हैं, क्या वास्तव में अभी जो हमारी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनके अनुरूप हैं या नहीं है, क्या इनमें चेंजेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन सब के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप इन सब पर चिंतन करेंगे। पहली बात हमारी स्टार्टिंग होती है राजनीति, यानी कि आपने ये वर्ड शुरुआत में देख लिया राजनीति। तो हम यहाँ राजनीति में शुरुआत का जो लाइन है ये राज, ये हटा देते हैं और केवल नीति की बात करते हैं। नीति क्या होती है, सबसे पहले तो नीति को जान लेते हैं। राज को तो हम बाद में जानेंगे, पहले नीति को देखते हैं। देखिए, नीति का अर्थ है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को हम नीति कहते हैं। यानी उचित समय होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए और उचित कार्य, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में वो सही हो, तो वो हमारी क्या है, वो नीति है, यानी पॉलिसी है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हम लेकर आए थे 1991 में, उसका एग्जाम्पल दूंगा। 1991 के आर्थिक सुधारों का एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, एक बात ध्यान रखना, ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें ये नहीं है कि अर्थशास्त्र वाला सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर उठा लिया या उसका कोई टॉपिक ले लिया तो ये पॉलिटी में क्यों ले लिया, या पॉलिटी का टॉपिक मैंने वहाँ बता दिया, क्यों बता दिया। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से दूर कर देना। तो आपने देखा होगा 1991 का आर्थिक सुधार लेकर आए, हमें लगने लगा कि वास्तव में हमारे यहाँ की जो सरकारी तंत्र वाली नीतियां हैं वो विफल हो रही हैं। सरकारी तंत्र को लगातार लोग जो बट्टा लगा रहे हैं, पलीता लगा रहे हैं। तो हमें जरूरत पड़ी कि अब हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन वाली अप्रोच भी फॉलो की जाए। तो हम यहाँ पे 1991 का आर्थिक सुधार लेकर आए। हमने एक समय देखा, उचित समय इसलिए था हमारे पास उस समय क्योंकि हमारे यहाँ खुद एक धन का संकट था। हमारे यहाँ इतना धन नहीं बचा था कि हम उस धन को पे करके जो है क्रूड ऑयल वगैरह बाहर से मंगा सकें। तो हमें वो उचित समय, उचित स्थान को देखते हुए हमें जो है वहां पर एक उचित कार्य करना पड़ा और ऐसे करके हमारे यहाँ 1991 का एक रिफॉर्म लाया गया, यानी कि एक आर्थिक सुधार लाया गया। तो ये हमारी क्या हुई, पॉलिसी हुई, नीति हुई। ऐसी बात कर लेते हैं राजनीति। जैसा कि आप जानते हैं राजनीति में आगे राज लग जाता है। राज का मतलब होता है राजतंत्र। अब देखिए, राजतंत्र तो विश्व में अब रहे नहीं है। राजतंत्र वास्तव में, राजतंत्र का जो अर्थ है अब लोकतंत्र के अर्थ में होने लगा है। ये बात आप पहले भी देख चुके हैं कि राजतंत्र अब वो राजतंत्र नहीं है, राजाओं वाले राजतंत्र नहीं रहे हैं, लोकतंत्र में बदल गए हैं, लोकतंत्र में तब्दील हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी जो उनको चलाने की जो प्रक्रिया है या विचारधारा है वो आज भी वही चलती आ रही है। यानी बेशक सिद्धांत हमारे नए हो गए हों, लेकिन हम आज भी वो सब पैटर्न जो है वो पुराना वाला ही अपना रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कहने का मतलब कि पहले भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री ये सब हुआ करते थे राजाओं के शासन में, लेकिन आज भी हमारे यहाँ सब देखने को मिलेंगे। बस हमने सिद्धांत चेंज कर दिए। सिद्धांत ये है कि अब हमने यहाँ पर कोई हमारा राजा जो है आनुवांशिक रूप से नहीं चुना जाता है, कोई राजा हमारा राजकुमार या ज्येष्ठ पुत्र होने के आधार पर नहीं चुना जाता है, केवल क्या है जनमत संग्रह के आधार पर चुना जाता है। हमने सिद्धांत चेंज कर दिए हैं। तो ऐसे करके राजनीति का आज जो अर्थ है वो चेंज हो गया है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा गया है कि भाई मनुष्य जो है वास्तव में 2 मामलों में अद्वितीय है। कौन कौन से मामले में, एक तो उसके पास विवेक है,
विवेक का मतलब समझ रहे हैं कि भाई सोचने समझने की क्षमता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो देखने के पीछे भी एक लॉजिक है। आपको लगता होगा कि सर अच्छा पढ़ाते हैं तो हम पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाते हैं तो कहीं और हम चले जाएं। तो एक विवेक, यानी कि सबसे बड़ी बात है, मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, उसके पास विवेक है। दूसरी बात यह है कि अपनी जो गतिविधियां हैं, यानी अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, उनको वह व्यक्त करने की योग्यता रखता है। यानी उन्हें बता सकता है कि भाई हमें क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम जो चाहते हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें कोई दुख या कष्ट है, तो वो सब अभिव्यक्त करने की उसके अंदर योग्यता है। इस वजह से मनुष्य अद्वितीय है। तो यहां पर वही सब बताया गया कि भाई राजनीतिक सिद्धांत के जो पहलू हैं वास्तव में वो सब इसी बात का विश्लेषण करते हैं। यानी कि मनुष्य लगातार, अगर आप देखेंगे, हम सभी लोग देखें तो हम बचपन से ही अपने घर में, अपने आसपास, अपने समाज में, स्कूल कॉलेज में हर जगह एक माहौल देखा है। वो माहौल देखा है हमने राजनीति का, चाहे वो कोई भी नीति हो, लेकिन एंड में आ जाता है भाई राजनीति कर रहा है। आपने कॉमन सा वर्ड सुना होगा, कोई भी बात करे कि भाई राजनीति मत करो, तो कहीं ना कहीं राजनीति का अर्थ हमने एक मल्टीपर्पज बना दिया है कि कहीं भी कुछ अगर नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है तो हमने वहां लगा दिया कि भाई राजनीति कर रहा है ये। कहीं अच्छा होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, कहते हैं देखिए हम ये राजनीतिक रूप से संलग्न हो गए गतिविधियों में। तो हमने राजनीति का अर्थ जो विभिन्न विभिन्न अर्थों में लगाना स्टार्ट कर दिया है, ये भी हमने देखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत वास्तव में क्या है, मानव की अस्मिता से जुड़े हुए पहलुओं पर जुड़े होते हैं ये, और ये कुछ बुनियादी प्रश्नों का ये विश्लेषण करते हैं। जैसे समाज को संगठित कैसे करना चाहिए, वास्तव में समाज संगठित किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से परिवर्तन लाना है, सरकार जो हमारी वर्तमान में मौजूद है, ये सरकार जो हमारी जो वर्तमान में तंत्र को चलाने के लिए प्रभावी है, तंत्र को चलाने के लिए जिम्मेदार है, तो वो उसकी हमें क्या जरूरत है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, यानी कि राजतंत्र सब सर्वश्रेष्ठ है या लोकतंत्र सब सर्वश्रेष्ठ है, ये भी हमें सोचना है। तो ये सब बातें हम वास्तव में अपने आप से सोचते हैं, अपने विवेक से सोचते हैं, और जब इन बातों का हमें उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसको परिणाम के रूप में हम अभिव्यक्त भी करते हैं, अपनी गतिविधियों के रूप में अभिव्यक्त भी करते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी सरकार से या किसी सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं होते हैं, आप आंदोलन करते हैं, रैलियां निकालते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, आपने देखा होगा। तो ये दो बातें हमारे मनुष्य के पास बहुत अच्छी हैं, यानी कि हमारे पास विवेक है और अपनी गतिविधियों के द्वारा हम अभिव्यक्त करने की योग्यता भी रखते हैं। अब राजनीति का यहाँ पे थोड़ा सा अर्थ ब्रीफ में दिया गया है कि वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ये राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित का मतलब होता है प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यानी कि यहाँ राजनीतिक सिद्धांत को वास्तव में केवल और केवल इन पहलुओं को केंद्रित करके रखा गया है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में इस पर केंद्रित करके रखा गया है, जबकि राजनीति का पहलू बहुत वास्ट है। आप ध्यान रखना, मेरे मतलब कहने का समझना, राजनीतिक सिद्धांत केवल स्वतंत्रता, समानता और न्याय तक ही नहीं टिके हुए हैं, इसका जो क्षेत्र है, इसका दायरा बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। तो आप देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की हम यहाँ पे चर्चा केवल कर रहे हैं, वो हम इन तीन पहलुओं पर केंद्रित करके कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों पहलू हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना के भी केंद्रीय पहलू हैं। हमारी संविधान की प्रस्तावना में भी इनका जिक्र किया गया है। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, संविधान के अकॉर्डिंग तीनों पहलुओं का, इन तीनों बातों का विशेष महत्व है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ये तीन बातों को अपने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा के रूप में परिणत किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। देखिए, समय के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले भी बोला था कि वर्तमान में जो भी मशीनरी है, जो भी तंत्र है, या जो भी गवर्नमेंट नीतियां बना रही, पॉलिसी बना रही है, हो सकता है आज प्रासंगिक है, यानी आज वो पॉलिसी जो बनाई गई है, हो सकता है वो पॉलिसी आज की डेट में प्रासंगिक हो, लेकिन आने वाले 20 सालों बाद वो प्रासंगिक ना रहे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मेरे कुछ मित्र जो हैं पुलिस में हैं, यानी कि यूपी पुलिस में मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ दिल्ली पुलिस में भी मित्र हैं। तो वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं कि आज भी हमारे यहाँ जो 1861 वाला जो पुलिस रेगुलेशन चलता आ रहा है, उसमें जो वेतन भत्ते वगैरह थे वो मतलब आज भी चलते आ रहे हैं कि साइकिल के लिए 20 रुपया मिलेगा महीने पर, इसके लिए 50 रुपया मिलेगा। लेकिन क्या इससे कुछ होगा? तो वास्तव में क्या है, ये समय की सुधार की मांग है। यानी कि हमारे जो हमने पॉलिसीज बनाई, अपने नियम, कानून, सिद्धांत जो बनाए, वो समय के साथ कितने प्रासंगिक हैं, हम इन बातों पर भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत के तहत हम इन बातों को भी सोचते हैं कि हमने जो पॉलिसी बनाई, हमने जो नियम बनाए, कानून बनाए, वो क्या लोगों को लाभान्वित कर पाए हैं या लोगों के साथ जो जस्टिस कर पाए हैं। तो ये भी हम समय समय पर यहाँ पर हम जो है ये परखते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं, कैसे वर्तमान संस्थाएं यानी सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए, यानी उनमें सुधार किया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी राजनीतिक सिद्धांत में सबसे पहले ये भी देखते हैं कि वर्तमान में हमने जो भी नीति अपनाई है, क्या वो आने वाले 50 साल बाद भी ऐसी प्रासंगिक रहेगी,
क्या उसमें कोई परिवर्तन करना पड़ेगा? आप देखते होंगे कि कुछ सालों बाद आप देखते होंगे कि भाई ये कृषि सुधार बिल आया, या फिर जो जुडिशरी सुधार का बिल आया, या ये वो आया, ये आया कि ये कानून पारित करवाया। ये क्यों लाने पड़ते हैं सुधार वाले मुद्दे? इसलिए लाने पड़ते हैं कि जो पुरानी बातें हैं वास्तव में उन्हें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज़ यथावत नहीं रहती है। तो इस वजह से हमें परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। तो हम समय समय पर उनमें परिमार्जन करते हैं, सुधार करते हैं। तो ये मैंने एक मुद्दा आपके सामने रखा। जैसे मेरे कुछ मित्र हैं पुलिस में, तो बताते हैं, तो बता रहे हैं किस तरह से इसमें सुधार आना चाहिए। डिस्कस करते हैं अपने बारे में कि भाई इसमें क्या आज भी हमें ये भत्ते जो बहुत कम मिलते हैं। कुछ हद तक सरकार के सामने डिमांड भी हमने रखी है, कुछ सुधार आया भी है, लेकिन अभी भी कुछ स्थितियाँ जड़वत चली आ रही हैं, यानी यथावत चली आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यानी हमें वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत के तहत हमें किसी चीज़ के बारे में कितनी प्रासंगिकता है उसकी, इस पर भी हम विचार करते हैं। यानी वर्तमान में हमने कोई विचार को अगर अपनाया है तो वास्तव में क्या वो विचार आने वाले समय में भी ऐसे ही प्रासंगिक रहेगा, ये बात हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसमें इसी में सब पाएं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये लिख लेना, ठीक है। जो नोट्स बना रहे हैं जो लोग, और जो लोग नहीं बना रहे हैं नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राजनीति क्या है, यहाँ पे राजनीति को फिर से डिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, वास्तव में यहाँ पर वो घालमेल दिखाया है। घालमेल वही दिखाया है कि राजनीति के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, क्या आपकी सोच है, क्या नजरिया है। तो वो नजरिया जो परसेप्शन यहाँ पर दिखाया गया है कि आप किस तरह से सोचते हैं। तो राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग जो हैं, अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। यानी कि अगर हम देखें, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, या फिर राजनीति से जुड़े हुए पदाधिकारी वगैरह हैं, ऊंचे तबकों पे बैठे लोग वगैरह, अधिकारी वगैरह हैं, वो कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। लेकिन वहीं हम इन लोगों के जो व्यवहार को देखें, इन लोगों की राय, यानी इन लोगों के झूठे दल बदल, झूठे वायदे, उतार चढ़ाव, इसके अलावा हम इनके द्वारा जो दिए जाने वाले वक्तव्य वगैरह हैं, इनके जो है यहाँ पे घटित अपराध वगैरह हैं, घटित रूप से हिंसा वगैरह के कार्य ये करवाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा तमाम जगह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ये लोग जो है अपने जो उल्टे ऊँट पटाख बयान देते हैं, उसके आधार पर हिंसा होती है। तो उस आधार पर हमें लगता है कि राजनीति से बुरा कुछ भी नहीं है। यानी वास्तव में राजनीति बहुत बुरी है। यानी कि यहाँ पर वही बताया गया है कि जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम यही कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यानी कि जब ये लोग अपने स्वार्थ के लिए ये सब जो है घटनाक्रम घटित करवाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठ घृणा फैलाने का कार्य करते हैं, तो हम ये कहते हैं वास्तव में राजनीति कर रहे हैं। यानी कि ये सब चीज़ें हैं। यानी आपने देखा होगा आपके दफ्तर में या फिर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी गलत बात पर आपको न टोके और आपके हाँ में हाँ मिलाए कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है। यानी कोई भी गलत हो, हाँ सर, यस सर, यस बॉस, ये बिल्कुल सही है। तो हम यही कहेंगे वास्तव में बहुत गंदी राजनीति कर रहा है। यानी हमने राजनीति का अर्थ जो है, और राजनीति वही है, राजनीति का अर्थ वह विभिन्न पहलुओं पर लगा रहे हैं। यानी अगर कोई गलत काम हो रहा है तो वहां पर भी यहाँ गंदी राजनीति कर रहा है। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आपने देखा होगा हर जगह हर लोग, साधारण लोग भी कहते हैं कि भाई राजनीति से निराश नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं राजनीति को, वो भी कहते हैं राजनीति को बाद में कोसते हैं कि भाई राजनीति इतनी बेटर नहीं है। लोग यहाँ पर राजनीति, देखिए कोसने का रीजन क्या है, राजनीति को कोसते क्यों है? राजनीति को कोसने का रीजन ये है कि लोगों ने राजनीति का जो सिंबल है, सिंबल नेताओं को मान लिया है, जबकि राजनीति वास्तव में नेताओं में नहीं है। राजनीति जो है किसी देश के संविधान में, किसी देश के संविधान के आदर्शों में निहित होती है। मेरा मानना ये है, ये मेरी ओपिनियन है। अब आप लोगों की ओपिनियन क्या है मैं उससे अवगत नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। हम लोगों ने वास्तव में राजनीति को जो मान लिया है, राजनीति को किसी नेता से जोड़ के मान लिया है कि भाई वो नेता आएगा तभी देश आगे बढ़ेगा। जी नहीं, हमारे संविधान का स्वरूप ही ऐसा लिखा गया है कि हमारा देश अपने आप आगे जाएगा। हमारे संविधान में ये बातें रखी गई हैं कि हमारा देश जो है कोई भी स्थिति अगर होगी, कोई भी स्थिति से हमें निपटना पड़ेगा, तो संविधान संशोधन का भी वहाँ पर विकल्प रखा गया है कि भाई जरूरत पड़ने पर आप संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। कुछ मूल बातें हैं उनको आप बिना बदले आप संविधान का जो मूल ढांचा है उसको आप यथावत ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको, ताकि लोगों की जो गारंटी वाली कुछ बातें हैं वो लोगों को वास्तव में उनके तहत उन्हें न्याय मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हमारे संविधान में है। तो वास्तव में हमारे संविधान में, यानी मैं तो यही मानूंगा कि राजनीति और राजनीति के सिद्धांत हमारे संविधान को संदर्भित करते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग अपने आम जीवन में राजनीति के सिंबल के रूप में अपने नेताओं को देखते हैं। यानी झूठ बोलने वाले, मक्कारी देने वाले उन लोगों को हमने अपना मान लिया है कि भाई ये राजनीतिक सिद्धांत यही है, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। यानी अगर आप डेप्थ में सोचेंगे, डीपली सोचेंगे, तो आप ये पाएंगे राजनीतिक सिद्धांत कोई नेता नहीं है। नेता आएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले वाले जो नेता थे वो आज भी हैं, नहीं, आए गए या आना जाना लगा रहेगा। लेकिन जरूरी ये है कि हमारे संविधान में जो नीतियां बनी हैं वो कितनी प्रभावी रूप से कार्यरत हैं, वो कितनी प्रभावी रूप से काम कर रही हैं, वो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं।
तो यहाँ पर महात्मा गांधी की भी टिप्पणी है, यहाँ पर वही सब टिप्पणियां लिखी गई हैं कि भाई यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। ये यानी किताब वाले भी खुद मान रहे हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो वास्तव में अपने निजी स्वार्थों से जुड़ गया है। यानी हम किसी देश के लिए, हम किसी पूरे समाज को नहीं जोड़ पाए राजनीति से, जबकि हमने अपने अपने निजी स्वार्थों को जोड़ लिया है। यानी कि वास्तव में जो नेता हैं तमाम तरह के झूठ बोलेंगे, तमाम तरह के फरेबी वायदे करेंगे और ऐसे करके अपने हितों को साधते हैं। तो हमारे मन में यही आता है कि भाई ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे किसान बिल पे विरोध हो रहा है, किसान बिल पे विरोध होने के चक्कर में कुछ विपक्षी पार्टियां वाले थे, उन्होंने भी देख लिया कि हमारे लिए अवसर है, हम इसमें मिल जाते हैं, थोड़ा किसानों को और उकसाएंगे तो इसका फायदा हमें भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे अब वही पक्ष और विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं, देखिए ये अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी टीवी वगैरह में या फिर न्यूज वगैरह में माहौल यही बन रहा है कि आप देख रहे होंगे कि भाई जो तमाम जैसे विपक्ष वाले जो भी सत्ता में मौजूद नहीं है, तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई ये अभी इतना गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो उसमें कुछ कहते हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं भाई वो सरकार गंदी राजनीति कर रही है। सब अपने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए यहाँ पे प्रेरित हैं, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति वास्तव में अगर राजनीति को अगर देखा जाए तो राजनीति जब स्वार्थ तरीके से जुड़ जाती है, अपने निज स्वार्थों से जुड़ जाती है, तो वास्तव में राजनीति का जो कह सकते हैं राजनीति का अंश दूषित हो जाता है, राजनीति का भावार्थ दूषित हो जाता है। और राजनीति जब स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अगर रहती है तो यकीन मानिए वो सभी के लिए फलदायी होती है, सभी के लिए एक कहते हैं सुखद अनुभव रखती है। तो यहाँ पर जरूरत यही है कि राजनीति जो है हमेशा सुखद रूप में ही रहे, हमेशा देश को आगे ले जाने के लिए ही चले। तो यहाँ पर महात्मा गांधी की भी टिप्पणी है राजनीति के बारे में कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी कि स्वयं महात्मा गांधी भी राजनीति के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। आपको याद होगा राजनीति के विषय में कि भाई एक बार जब जो होना था, कांग्रेस का अधिवेशन होना था, तो कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी की कुछ थोड़ी नाराजगी के चलते सुभाष चंद्र बोस को जो है वो सम्मेलन का जो अगुवाई करनी थी, उन्हें वो पद छोड़ के जाना पड़ा था, उन्हें उसकी अध्यक्षता छोड़नी पड़ी थी, आपको याद होगा। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं भाई गांधी जी की राजनीति थी। इसी मामले में कुछ और राजनीति हुई जैसे देश का विभाजन वगैरह, तो वहाँ पे हम कहते हैं जिन्ना और गांधी की मिली भगत बोलते हैं हम। तो ये खुद गांधी ने भी एक्सेप्ट किया है, महात्मा गांधी ने भी, कि वास्तव में राजनीति जो ऐसी चीज है कि इससे कोई अछूता नहीं है। राजनीति में सब अपने अपने तरीके से अपने अपने अर्थ और अपने अपने निजी स्वार्थों को तलाश रहे हैं। तो यहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी कि जब हम अपने निज स्वार्थों को जोड़ लेते हैं तो यकीनन राजनीति दूषित हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। यानी अगली लाइन में इन्होंने ये भी कहा है कि भाई कोई राजनीतिक संगठन नहीं हो, सामूहिक निर्णय ना हो, तो इन सब के बगैर कोई समाज जिंदा भी नहीं रह पाएगा। यानी वास्तव में कहीं ना कहीं राजनीति बुरी भी है और राजनीति अच्छी भी है। अच्छी यही है कि भाई राजनीति के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। मान लीजिए सत्ताशाही है, यानी राजतंत्र स्थापित है आपके देश में। अब राजतंत्र में राजा जो कर देगा वही होगा, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसे में क्या हम लोगों या प्रजा जो है हमारी, उस प्रजा को पूरा न्याय मिल पाएगा? प्रजा के साथ कोई जो है पूरा न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। न्याय तभी होगा जब राजा की गलत नीतियों के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे, बोलेंगे नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। तो वास्तव में राजनीति को, यानी कि हम कह सकते हैं देश में नियम कानून या फिर संविधान को पालन करवाने के लिए राजनीति भी जरूरी है। तो ऐसे में राजनीतिक संगठन बनते हैं, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, और इसी से ही यहाँ पर बताया गया कि समाज अगर ये नहीं हो तो ये जिंदा भी नहीं रह सकता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष वाला जो माहौल है वो क्यों बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए कोई पार्टी अत्याचार करती है, कोई पार्टी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी जो तानाशाही दिखाती है, तो उस जनता के जनार्दन के पास विकल्प है, जनता के पास विकल्प है। जनता अपने विवेक के अनुसार उसे 5 साल बाद हटा सकती है, उसकी जगह नया कैंडिडेट ला सकती है। हमारे पास विकल्प है। तो इसलिए हमने राजनीतिक संगठन वगैरह बनाए हैं। और वास्तव में राजनीतिक संगठन वगैरह ना हो, जैसे चाइना का हाल है, चाइना में किसी एक पार्टी की सरकार है, तो क्या होगा? तो बस यही होगा, सरकार जो निर्णय लेगी हमें आंख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उससे हमें कितना भी कष्ट हो। तो वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, सहायता करने के लिए पनपी हैं। राजनीति की वजह से ये सब जो संस्थाएं हैं, ये सब संस्थाएं पनपी हैं। इन सब के बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखने लायक कुछ भी नहीं है मेरे बंधु। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। यानी सरकार जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है या फिर भिन्न भिन्न लोगों के तरीकों के लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति केवल सरकार के जो कार्यकलाप इन तक सीमित नहीं होती है,
ये आम लोग जो हैं, यानी हमारे वर्तमान भारत की जो भी कैंडिडेट हैं, वास्तव में उनके भिन्न भिन्न लोगों को भी प्रभावित करती है। जैसे आप देख सकते हैं, कोरोना पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने में ये हुआ, गवर्नमेंट ने शुरुआत में प्लानिंग नहीं की। शुरुआत में उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई जो बाहर रह रहे हैं, घरों से बाहर लोग रह रहे हैं, उनका क्या होगा, कैसे उनका भरण पोषण होगा। यानी ऐसे भी दिहाड़ी मजदूर हैं जो 200-200 रुपये कमा के लाते हैं और उसी दिन 200 रुपये खर्च कर लेते हैं अपने बीवी बच्चों पर। तो ऐसे लोगों का क्या होगा। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद फिर आपने देखा होगा जैसे तैसे लोगों ने 10 या 15 दिन तो काट दिए। जैसे तैसे 15 दिन के बाद एक भयंकर पलायन स्टार्ट हुआ। लाखों की संख्या में श्रमिक और जो रोजगार थे अपने जो जहां से गए थे उस स्थान को, मूल स्थान को लौटने लगे। एक बड़ा पलायन भी हुआ, देश में देखने को मिला आपको। तो कह सकते हैं कि भाई कभी कभी कुछ नीतियां ऐसी होती हैं, कुछ कार्यकलाप ऐसे होते हैं जिनका जो है वास्तव में हमारी जनता, हमारे भारत के लोगों को यहाँ पे उठाना पड़ता है। यानी भारत के लोगों को हमारे जो है उनका जो है प्रभाव उनके भारत के लोगों को से अछूता नहीं जाता, उन्हें भारत के लोगों को भी उसका दंश झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई जब सरकारें जो हैं, सरकारों की नीतियां जो निर्धारित करती हैं, जैसे बताया गया विदेश नीति निर्धारित करती है, शिक्षा नीति निर्धारित करती है, और मान लेते हैं राजनीतिक जीवन में कुछ अकुशल और भ्रष्ट लोग आ जाएं, तो क्या होगा। हमारे पूरा समाज है, समाज के जीवन और सुरक्षा ही संकट में पड़ जाएंगे। यानी सत्तारूढ़ पार्टी अगर मान लीजिए जातीय और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देगी तो क्या होगा। बाजार बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, पथराव होगा, लोग मरेंगे, मारेंगे, यही सब तो होगा। मेन चीज यही कहता है कि भाई यहाँ पर राजनीति में राजनीतिक क्रियाकलापों से प्रेरित होकर सरकार जो भी कदम उठाती है उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आप एक बात नहीं, आप हजारों एग्जाम्पल आप मेरे सामने हैं, हजारों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। आप यहां पर ये मत समझना मैं कांग्रेस या बीजेपी किसी एक का एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। देखिए आप लोगों के कमेंट मुझे सुनने को मिलते हैं, बड़ा दुख होता है। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं निष्पक्ष रूप से यहाँ पे व्याख्या करूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे जोड़ देते हैं कि आप मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूं। हकीकत यही है, लेकिन आप लोग फिर भी सोच लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 1975 की इमरजेंसी लगाई गई। 1975 की इमरजेंसी जो लगाई गई, उस इमरजेंसी का असर पूरे देश पे पड़ा। आपने देखा होगा देशव्यापी एक आंदोलन छिड़ा, उसके बाद सरकार गिर गई, तत्कालीन कांग्रेस सरकार गिर गई। तो ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं सरकार कोई भी गलत नीति उठाती है, कोई भी सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी जो कार्य करती है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है आपके सामने नोटबंदी का। नोटबंदी के सामने सरकार ने तमाम वादे किए कि भाई ये होगा, वो होगा, इससे ये वापस आएगा, ये होगा। आप और हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा आप भारत गवाह है यहाँ पर। नोटबंदी के बाद एकदम अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई, इतनी चरमराई उसे संभलने तक का टाइम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि नोटबंदी एक विकल्प नहीं था। वास्तव में नोटबंदी विकल्प नहीं था। अगर आज आप भारत की जनता देखें तो भारत की जनता से ज़्यादा पैसा कहाँ मिलेगा, ब्लैक मनी, वो आप सब लोग जानते हैं। चाहे किसी पार्टी का नेता हो, सबके पास आकूत दौलत है, यानी धन भरा पड़ा है, प्रॉपर्टी भरी पड़ी है। आप अपने नियर बाई जो विधायक है, सांसद हो, उन्हीं की प्रॉपर्टी जाके देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि ब्लैक मनी कहाँ पर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो किया गया उसके जो करने में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ, जनता को हुआ। यानी हमेशा कोई भी सरकार अपनी जल्दबाजी में जो भी निर्णय लेती है, जल्दबाजी में कोई काम करती है, तो वास्तव में उस सब का खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ता है। तो राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में जिससे हमारी आम जनता है, आम जनता भी सहमत हो, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, ऊपर व्याख्या मैं कर चुका हूँ। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं, वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। ये वही लाइनें हैं जो अभी मैं रिपोर्ट जो है यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने बोली हैं। यानी अभी आपने देखा होगा किसान बिल आया, अभी वर्तमान में किसान बिल की बात कर ले रहे हैं। तो किसान बिल में कुछ चीज़ें जो है किसानों को समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे MSP है, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है। तो MSP वगैरह जो है, MSP वगैरह के बारे में कानून में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। सरकारें मुंह जवानी रूप से तो कह रही हैं कि हम MSP देंगे, जबकि बिल में नहीं है MSP। किसान विरोध कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है भाई MSP खत्म कर दिया जाएगा। MSP खत्म करने से ये होगा कि भाई उनका जो सामान है, सामान की कीमतें उन्हें तय कीमतों से कमी पर ही बिकेगा। यानी पहले तो अब तो ये था कि भाई सरकार ने गेहूं का मूल्य तय कर दिया कि भाई गेहूं जो है 2000 रुपये कुंटल बिकेगा, प्रति कुंटल बिकेगा। तो ये होता था कि आप बाहर के जो आड़ती वगैरह हैं और भी आड़ती वगैरह हैं तो कोई 1900 से लेकर 2000 के बीच खरीद लेते थे। लेकिन अब ये होगा कोई कीमत तय ही नहीं है कि अब कीमतें तय नहीं है तो ये होगा कहीं गेहूं की खरीद हो रही है 1600 रुपये की हो रही है, कहीं पर 1700 रुपये की होगी, कहीं पर 2100 रुपये की होगी, मनमाने ढंग से होगी, कोई यहाँ पे रेगुलेट करने वाला है नहीं। तो इस चीज़ का विरोध हो रहा है। अगर आप देखें अभी वर्तमान में, अगर आप देखें अखबारों में देख रहे होंगे कि किसान बिल का विरोध क्यों हो रहा है, वो विरोध इसी वजह से हो रहा है। ये चीज़ स्पष्ट नहीं है और ये चीज़ स्पष्ट कर दी जाएगी तो यकीन मानिए विरोध खत्म हो जाएगा।
जाएगा। और ये चीज़ गवर्नमेंट अपना बचाव देख रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये हम तय कर देते हैं तो दिक्कत ये है, हमें मंडियों में अनाज खरीदना पड़ेगा। मंडियों में अनाज खरीदा जाता है तो आप लोग जानते भी होंगे कि सरकारी तंत्र में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि तमाम हजारों टन अनाज जो होता है बाहर जो मंडियों में सड़ जाता है, पानी में, बरसात में सड़ जाता है, कोई उसे ढकने वाला तक नहीं होता है। तो सरकार अपना देख रही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम हो जाए। यानी कि यहाँ पर गलत हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सरकार ने स्पष्ट नहीं की हैं, इस वजह से विरोध हो रहा है और वो विरोध आप सड़कों पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। देखिए मैंने आपसे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कहा, यहाँ पर चिंतन करना है, हमें लिखने से ज़्यादा बस चिंतन पर बल देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात आ गई कि क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं है। तो ये सब बातें हम इसी में अध्ययन करते हैं। राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है एवं वांछनीय है और क्या नहीं है। यानी नीति का अर्थ मैंने जो बताया था, तो वही नीति का अर्थ यहाँ पर आ गया है कि राजनीति का जन्म कैसे हो रहा है। राजनीति का जन्म ऐसे हो रहा है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित है, क्या वांछनीय है, क्या नहीं है। इसमें समाज में चलने वाली हम बहुविध वार्ताएं शामिल होती हैं हमारी नीति में, जिसके माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि संसद में हमारे लगातार जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं और मान लीजिए कोई बिल या ड्राफ्ट आना होता है, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है कि भाई क्या जनता के हित में है या नहीं है। क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि भेज दिए हैं संसद में, हम वहाँ पर एक मत इकट्ठा होकर नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए हमने अपने प्रतिनिधि भेज दिए हैं, अपने एरिया से, अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधि वहाँ पे भेज दिए हैं। प्रतिनिधि बहस करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये बिल पास नहीं होना चाहिए, अब इस बिल में संशोधन होना चाहिए। तो ऐसे करके ये देखते होंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इसमें राजनीति जो है, राजनीति में वास्तव में बहुविध वार्ताएं होती हैं, बहुत सारी वार्ताएं होती हैं, इनके माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, तभी हमारी राजनीति या तभी हमारा समाज आगे चल पाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देती हैं और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई राजनीति में जनता भी संलग्न है, यानी जनता भी राजनीति में संलग्न है। यानी कि राजनीति का सीधा सीधा संबंध जो है एक समाज से है, एक समाज, आदर्श समाज की अवधारणा से है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक हमारे आदर्श भारत के निर्माण से है। तो यहाँ पर राजनीति में जब जनता संलग्न हो जाती है, जनता ऐसे कार्य करती है जो कि हमारे समाज को आगे ले जाए, जो कि हमारे समाज में भ्रातृत्व की भावना, हमारे समाज में जो तीनों ही सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय वाले सिद्धांत, इनका पालन करें, तो यकीन मानिए जनता भी राजनीति में संलग्न हो जाती है। तो यहाँ पर लिखना नहीं है, केवल समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ बताया गया है राजनीतिक सिद्धांत हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत पे हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत पे हम वास्तव में पढ़ क्या रहे हैं, या ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत पे हम जो पढ़ रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत पे हमने 3 चीज़ों पर केंद्रित करके पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता। इन 3 चीज़ों के आदर्श सिद्धांतों के रूप में हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। जबकि मैंने आपको पहले भी बोला है, राजनीति केवल और केवल इन सिद्धांतों पर निर्भर नहीं है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता, ये तो हमारे देश के मतलब से है। राजनीति का तो बहुत ही विशाल है, बहुत ही वास्ट वे में है, किसी स्मॉल वे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपने देश के अकॉर्डिंग देखें, अपने देश की जनता के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पर हमारे यहाँ हमने इन 3 पहलुओं को यहाँ पे केंद्र में रखा है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता। तो ये सिद्धांत हमने मान लिए राजनीति के सिद्धांत हैं। राजनीतिक सिद्धांतों के ऊपर तमाम व्यक्तियों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जिसमें बताया गया है कौटिल्य ने दिए हैं, अरस्तु ने दिए हैं, रूसो ने दिए हैं, कार्ल मार्क्स ने दिए हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, इन सब ने राजनीति के ऊपर समय समय पर इन सब में विवाद हुआ है, सब ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना कि इनका निर्माण, यहाँ पर लिख लेना पहला पॉइंट। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत की जो विचार विमर्श था, तो इसके बारे में सबसे पहले जो है किसने जिक्र किया, यहाँ पर बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु जो थे, इन्होंने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। सबसे पहले ये जो है इस पर डिस्कस करने वाले, इस पर जो है कह सकते हैं विचार या मंथन करने वाले व्यक्ति ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी पहले, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले, ये आपके प्लेटो और अरस्तु ही थे, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजतंत्र बेहतर है कि लोकतंत्र बेहतर है। अगर आधुनिक काल में बात करें हम, तो आधुनिक काल में सबसे पहले जो रूसो हुए हैं, जेन-जाक रूसो, इन्होंने सबसे पहले यह सिद्ध किया है कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। यानी कि मानव का मौलिक अधिकार बनाने में स्वतंत्रता का जो है, यानी कि मानव का मौलिक अधिकार बनाने में स्वतंत्रता का जो योगदान जो है, स्वतंत्रता को मानव का मौलिक योगदान अधिकार बनाने में जो है योगदान जो है वो रूसो का है। रूसो ने सबसे पहले से सिद्ध किया है कि वास्तव में स्वतंत्रता होगी तो व्यक्ति अपने अनुरूप अपना डिसीजन ले पाएगा, अपने अनुरूप सोच पाएगा, जो करना चाह रहा है कर पाएगा और एक आदर्श समाज का निर्माण कर पाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दास प्रथा, यानी आपके सामने एक एग्जाम्पल है दास प्रथा का, यानी स्लेवरी। आपने देखा होगा दास प्रथा में किस तरह से
अमानवीय व्यवहार होता था, श्रमिकों को मारा जाता था, पीटा जाता था, भूखे रखे जाते थे, कभी कभी हत्या भी कर दी जाती थी। श्रमिक कुछ बोल ही नहीं पाता था, श्रमिक अपनी उसकी कुछ इच्छा ही नहीं थी, यानी पूरा जीवन उसका जो है वहीं जो है यानी कह सकते हैं एकदम दास में ही निकल जाता, दास बन के ही निकल जाता था, पूरा पूरा जीवन निकल जाता था। तो आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या मायने होंगे। यानी वो हमेशा हर पल अपने आप में हर दिन मरा है, वो व्यक्ति हर दिन अपने आप को जीते जी उसने अपने आप को मार दिया है। यानी स्वतंत्रता होती शायद एक अच्छा आदमी बन सकता था, अपना कुछ वृत्तिक कार्य भी कर सकता था, रोजगार के अनेक अवसर भी अपना सकता था। जरूरी नहीं है आज वो कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि और भी उसमें कुछ योग्यताएं होती, कुछ और कार्य भी जो कर सकता था। लेकिन चूंकि वो किसी व्यक्ति का दास है, अब दास होने के अनुरूप उसने बना दिया कि तुम तो खेती में मजदूरी करोगे, तो मजदूरी कर रहा है 85 साल से 20 साल से मजदूरी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार इसीलिए बनाया गया कि व्यक्ति जब स्वतंत्र होगा तो वो मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा। यानी मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा तो व्यक्ति अपने आगे अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में एक जो है पूरा बुनियादी रख पाएगा, एक उसकी जो नींव यहाँ पर क्रिएट कर पाएगा कि भविष्य में हमें क्या करना है और कैसे करना है। और यकीन मानिए वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है या फिर मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो यकीन मानिए वो हमेशा परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर चौथे व्यक्ति हुए हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने फिलॉसफी ये दी है कि समानता यानी जो इक्वालिटी है ये भी उतनी निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। यानी कार्ल मार्क्स ने जो जोड़ दिया है, इन्होंने समानता पे जोड़ दिया है। जो हम कहते नहीं है ये जो है लड़का लड़की एक समान, लेकिन ये कहने की बातें हैं, ये बात हम सब जानते हैं, सब कहने की बातें हैं। आपने देखा होगा हम ये सब बातें बार बार दोहराते हैं कि लड़का लड़की में कोई विभेद नहीं है, लेकिन फिर भी जब अधिकारों की बात आती है, समाज में दर्जे की बात आती है, तो हमारा पितृसत्तात्मक समाज हमेशा लड़कियों को दबाता रहा है। तो समानता वाला विचार हमेशा से उठा है। समानता का अर्थ एक अर्थ में नहीं होता है, समानता बहुत सारे अर्थों में उपयोग होती है, चाहे समाज में समानता हो, आर्थिक रूप से समानता हो, जो वृत्तिक कार्यों में समानता हो, अवसरों में समानता हो। इसका समानता का अर्थ विशाल यानी बहुत सारे अर्थों में समानता का अर्थ उपयोग होता है। विद्यालय में समानता हो, शिक्षा में समानता हो, तो ये बहुत सारे अर्थों में यूज किया जाता है। तो समानता पर जो यहाँ पर समानता की जो पैरवी करने वाले व्यक्ति हैं वो है कार्ल मार्क्स। तो चौथा पॉइंट आपने लिख लिया होगा। इसके अलावा गांधी जी ने भी अपनी एक पुस्तक एक लिखी है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज वास्तव में इन्होंने स्वतंत्रता का चिंतन यहाँ पे हिंद स्वराज में इन्होंने किया है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने अपनी पुस्तक में ये स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं, उसका चिंतन किया है और स्वतंत्रता को इन्होंने आज़ादी के संघर्ष से जोड़ा है। वहाँ पर हिंद स्वराज के अगर कुछ लेख अगर आप पढ़ेंगे विभिन्न किताबों में देखने को मिल जाएंगे आपको, तो वास्तव में गांधी जी ने जो स्वतंत्रता या स्वराज का अर्थ जो है अपने जो आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, उस समय आज़ादी के जो संघर्ष चल रहा था, लोग जो हमारे क्रांतिकारी जूझ रहे थे अंग्रेजी सरकार से, तो उसका जिक्र किया है कि स्वतंत्रता के हमारे क्या मायने हैं, किस हद तक हमारे लिए उपयोगी है। वहीं अंबेडकर जी की अगर बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो इन्होंने अभी जोरदार तरीके से तर्क रखा जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इनको अल्पसंख्यक माना जाए। इनका मानना ये था कि भाई जो हम यहाँ पे जो अगर मैं देखूंगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के एक कथन से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। इनका एक कथन है कि जो हमें कानून हमें कोई भी समानता देता है वो तब तक प्रासंगिक नहीं है जब तक हमें समाज समानता या समाज हमें जो है वरीयता ना दे, समाज हमें उसे एक्सेप्ट ना कर ले। हकीकत है कानून ने हमें कुछ भी दे दिया है उससे मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कानून में तो ये भी कह दिया गया है कि 18 के बाद लड़की और 21 के बाद लड़का जो अपनी स्वतंत्रता से शादी कर सकते हैं, लेकिन समाज में आज भी ये एक्सेप्ट नहीं है। समाज में आज भी शादियाँ जाति बंधन सब देख के होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा समाज जो है आज भी आप देखते होंगे, अगर लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, हत्या कर दी जाती है, ऑनर किलिंग कर दी जाती है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना बिल्कुल सही है कि कानून हमें कोई स्वतंत्रता देता है वो हमारे लिए तब तक बेकार है जब तक हमें समाज उसकी वरीयता या समाज उसे एक्सेप्ट ना कर ले। तो वास्तव में हमें सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता की जरूरत है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह भी माना कि भाई केवल और केवल अगर जॉब में चले जाते हैं या फिर आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं और समाज में आपका दर्जा नहीं है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। यानी हमें हर पहलू पर वर्क करना होगा, हमें हर चीज़ पर वर्क करना होगा। केवल और केवल नौकरी मिल जाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें सामाजिक समानता, सामाजिक दर्जे पर भी हमें जो है हक की लड़ाई लड़नी होगी। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था। उनके लिए इन्होंने ये भी कहा कि विशेष संरक्षण वगैरह मिलना चाहिए। तो ये सब बातें आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट आपने लिख लिए हैं यहाँ पर इसके बारे में, यानी कि जो आपके मूल पॉइंट हैं आपके राजतंत्र जो आपकी राजनीति के सिद्धांत के, उनके मूल पॉइंटों के 5 पॉइंट लिख लिए हैं कि कहाँ पर इनका विवेचन किया है, कहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान में अगर देखें तो भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में छुआछूत को निषेध माना गया है, मौलिक अधिकार के तहत रखा गया है। गांधी के सिद्धांत जो रखे गए हैं वो नीति निषेध तत्वों में रखे गए हैं, ये बात आप जानते हैं। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से हमें प्रतिबिंबित करते हैं जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है।
जो बात मैंने आपसे बोली थी कि हमेशा राजनीतिक का जो सिद्धांत है या राजनीति है उसका मूल अर्थ यही है, मूल अर्थ या मूल भावना ही यही होती है कि समाज का विकास होना चाहिए, एक आदर्श समाज की स्थापना हो जहां पर कोई किसी से बैर ना करे, सभी कानून की नज़र में समान हो, सभी के अंदर समानता का भाव व्याप्त हो, कोई किसी प्रकार का किसी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप ना लगाए, किसी प्रकार से कोई किसी को दबाए ना, सभी लोग स्वतंत्र हैं। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, यानी हम यही जो है हम आशा करते हैं कि हमारा समाज एक ऐसा समाज हो। इसीलिए हमने राजनीतिक सिद्धांतों की बुनियाद रखी है, नींव रखी है, अपने संविधान के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों की नींव रखी है, बुनियाद रखी है। यानी कि हमारा संविधान कहीं ना कहीं इन सब विचारों की गारंटी देता है, इन सब विचारों के प्रति हमें सुनिश्चित करता है, इन सब विचारों के लिए आश्वस्त करता है कि आपके साथ अगर कोई गलत दुर्व्यवहार होगा, आपके साथ कोई भी अगर कोई गलत कार्य होगा तो आप उस कार्य के विरुद्ध आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप छठा पॉइंट आप लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और उन नीतियों को व्यवस्थित रूप में इसको प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, यानी कानून का राज होना चाहिए। कानून का राज का मतलब यह है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में जो है यहाँ पर समान है। अधिकारों का बंटवारा हो, अधिकार ऐसा ना हो किसी एक तबके तक ही अधिकार सीमित रह जाए, अधिकार सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन हो, यानी कि जो कोई चीज़ें गलत हैं तो उनको यहाँ पर समय समय पर जांच भी होनी चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन भी होना चाहिए। इवन इफ आपने ये भी देखा होगा कि हमारे यहाँ संविधान का आर्टिकल 137 जो है 137 है, 137 ने उच्चतम न्यायालय को इसके जो निर्णय हैं या आदेश वगैरह जो पहले पारित हो चुके हैं उनकी पुनः समीक्षा करने की शक्ति इसे प्रदान की है। यानी मान लीजिए कोई जो व्याख्या है समय के साथ प्रासंगिक नहीं रहती है तो उसकी पुनर्व्याख्या करने का अधिकार भी दिया है। तो आपने ये सब आर्टिकल पढ़े भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये सब चीज़ें हैं। राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन विचार आज भी, इनके विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इन्होंने जो विचार दिए थे इन लोगों ने वो आज भी प्रभावित कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं। यहाँ बताया गया क्या भारत सचमुच में स्वायत्त तो स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता समानता संबंधी प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। यानी कि हमें वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कथन आ गया कि कानून हमें जो भी स्वतंत्रता देता है वो तब तक बेकार है जब तक समाज हमें उसके लिए अनुमति या समाज उसके लिए एक्सेप्ट ना हो जाए या तैयार ना हो जाए। ये हकीकत है। ये कानून ने तो हमें हर जगह समान बना दिया। कानून ने तो बहुत सी बातें कह दी हैं। आपने देखा होगा कानून में तो बेटा बेटी समान है, कानून में तो बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर हक की बात कही गई है। लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। कानून में तो ये भी कहा गया है कि डॉरी यानी कि जो दहेज प्रथा है बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। दहेज प्रथा एक कलंक है समाज के ऊपर। क्या आज दहेज प्रथा बंद है? नहीं बंद है। यानी कि कथनी करने में बहुत जमीन आसमान का अंदर है। यानी आज भी हम राजनीतिक सिद्धांत के जरिए ये सभी प्रश्न उठाते हैं। ये सभी प्रश्नों पर विचार करते हैं कि वास्तव में जो चीज़ें हमने बनाई थी क्या प्रासंगिक हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। तो ये सब चीज़ें हम उसमें उठा के देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक रूप में उस प्रकार से नहीं है। यानी कि अगर हम आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में देखें तो इसका स्वरूप उस प्रकार से नहीं है। यानी कि हम अगर समानता वाला पहलू देखेंगे तो राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से तो आप समान हो गए हैं, लेकिन क्या आर्थिक रूप से समान हो पाए हैं हम? क्या सामाजिक रूप से आप समान हो पाए हैं? आज भी आप देखें हमारे दलित और वंचित जो वर्ग है उसके साथ तमाम तरह का भेदभाव होता है। आज भी आप निचली कास्ट वाले लोग हैं उनके साथ तमाम तरह का भेदभाव होता है। आप देखते होंगे तमाम जगहों पर तमाम बच्चे हरासमेंट झेलना पड़ता है। मैं पढ़ा था अभी काफ़ी साल से मैं देखता हूँ कि फलाने कॉलेज में, फलाने इंजीनियरिंग कॉलेज में, फलाने जो है मेडिकल कॉलेज में कि फलानी छात्रा ने, जो दलित छात्रा थी या फिर अन्य जो निचली जाति से आने वाली कोई कास्ट से आने वाली छात्रा थी, उसने अपर कास्ट की जो छात्र वगैरह है उनका हरेसमेंट झेल नहीं पाई, सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं ये यही दर्शाता है कि हम बेशक राजनीतिक रूप से समान हो गए। राजनीतिक रूप से समान होने का मतलब ये है कि राजनीतिक रूप से हमें कानून ने या फिर हमें जो भी हमें अवसरों की समानता के तहत हमें वहां तक पहुंचा दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी आज भी लोगों की मानसिकता जो है नहीं बदली। आज भी लोग व्यवहार हमारे लिए उसी तरह से कर रहे हैं जैसे वो पहले चाहते थे। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें भी परिवर्तन लाना है और तभी हमारा जो समाज जो है वास्तव में आदर्श समाज बन पाएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत के तहत ये सब बातें भी समय समय पर उठती रहती हैं। जैसे बताया गया है कि जाति, गरीबी के कारण हमारे साथ भेदभाव होता है, तो ये सब बातें समय समय पर मुद्दे उठते रहते हैं। इन पर मंथन होता है, विचार होता है कि वास्तव में क्या हम इन सब में समानता ला पाए हैं। केवल राजनीतिक रूप से समान होना कोई विकल्प नहीं है। तो देखिए ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बात आपने जान ली है। आपने वही बात बताई गई होगी कि हम बुनियादी आवश्यकताओं तक वंचित हैं। यानी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बुनियादी आवश्यकताएं जिनकी हैं उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं में भी अच्छा जो है अक्षम है, यानी वो स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। तो उनसे अगर स्वतंत्रता की बात करें उनके अर्थ में, तो उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी बहुत दूर का सपना है, यानी अभी भी वो स्वतंत्रता से कोसों दूर हैं। तो ये सब पहलू इसमें रखे गए हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही लाइन रिपीट की गई है कि हमने जैसे भी बताया था आपको कि हमारे संविधान में आर्टिकल 137 के तहत जो उच्चतम न्यायालय है ये अपने निर्णयों के लिए या फिर आदेशों के लिए इनकी समीक्षा कर सकता है। तो वहीं हमारे संविधान में भी जो हमारे मौलिक अधिकार हुए या फिर और भी चीज़ें हैं, उनके समय समय के साथ साथ उनकी जो है पुनर्व्याख्या होती रहती है। होने का रीज़न यही है कि वास्तव में वो प्रासंगिक हैं या नहीं है, इसके लिए पुनर्व्याख्या उनकी होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता होगा कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें आजीविका के अधिकार को भी रखा गया है। आजीविका के अधिकार के अलावा वहाँ पर आपने देखा होगा स्वच्छ वायु वगैरह या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी रखा गया है। ऐसे करके बहुत सारे अधिकार उसमें रख दिए गए हैं। जो आपका अनुच्छेद 21 वाला अधिकार है, तो वहाँ पर बहुत सारे अधिकारों को यहाँ पर समाहित कर दिया गया है। समाहित जो किया गया है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की जो अनुशंसाएं हैं, समीक्षाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समाहित की गई हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे अधिकार जो हैं समय समय के हिसाब से उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे RTI हुआ, सूचना के अधिकार की गारंटी है, तो इसको भी मौलिक अधिकार बनाया गया। ये बात आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों को खोज रहे हैं। ये बिल्कुल बात सही है। यानी हम जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे आसपास मौजूद जो चीज़ें हैं वो भी बदलती जा रही हैं। यानी जो चीज़ें पहले यथावत थी वो उस प्रकार से नहीं है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कनेक्टिविटी, चाहे आप संचार क्रांति की कनेक्टिविटी देख सकते हैं। तो कनेक्टिविटी से जो हमारी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उससे एक तो फ़ायदा ये हुआ है कि हम दूर दराज वाले जो हमारे इलाके हैं वहाँ के लोग जुड़ पाए हैं हमसे, वो आज भारत में जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन दूसरा उसका पहलू एक ये भी है कि आज इसका इस्तेमाल, यानी जो आपकी कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के रूप में इंटरनेट का इस्तेमाल, ये केवल और केवल हम अपनी सूचना तंत्र, संचार तंत्र स्थापित करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी संचालित हो रही हैं जो कि देश में आतंकवाद, अपराधियों को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कनेक्टिविटी की अगर बात आ जाए तो आपने एक नाम सुना होगा जामताड़ा। जामताड़ा का नाम नहीं सुना है तो जामताड़ा हमेशा जो है चर्चा में रहता है। और ये जामताड़ा जो है इंडिया का साइबर क्राइम हब बन चुका है। साइबर क्राइम का मतलब आप समझ रहे हैं, जितनी भी फर्जी फ़ोन कॉल्स आती हैं, जितनी भी फर्जी आपके फ़ोन कॉल करके कि भाई आपके अकाउंट में हम फलानी बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, हम फलानी बैंक से बोल रहे हैं, आपने क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाया था, ये करवाया था, वो करवाया था, और इस नाम पर आप इस ऐसे करके आपके मोबाइल से वो जानकारी निकाल लेते हैं आपसे कॉल करके और उसके हिसाब से आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो जामताड़ा जो है वो झारखंड में पड़ता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जामताड़ा के बारे में अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो जामताड़ा किसी टाइम पे बिल्कुल बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका था। लेकिन जब वहाँ के कुछ लोग, कनेक्टिविटी वहाँ पर जब पहुँची, यानी जब इंटरनेट की पहुंच वहाँ तक पहुंची, कुछ लोग वहाँ के जो है बाहर निकल के गए, बाहर से वो टेक्नोलॉजी सीख कर आए कि भाई किस तरह से चूना लगाया जाता है। उन्होंने पूरा नेटवर्क वहाँ पे स्थापित कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कहीं भी अगर मोबाइल में अगर आपका बैलेंस उड़ रहा है, किसी भी व्यक्ति का मोबाइल बैलेंस या फिर किसी व्यक्ति का ATM खाली हो रहा है या फिर अकाउंट खाली हो रहा है, उसमें जामताड़ा के साइबर ठगों का हाथ होता ही होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश की जो पुलिस है, पुलिस सिस्टम हर स्टेट का यही मानता है कि जामताड़ा एक साइबर हब बन चुका है, साइबर क्राइम का हब बन चुका है। तो कहने का मतलब यही है कि जो आज हमारे लिए प्रगति का द्योतक थी इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक संभावित खतरा के रूप में भी बनकर उभर कर सामने आई है। यानी कनेक्टिविटी तो हमने ये कर पाए कि हमारे ग्रामीण इलाके जुड़ गए, लेकिन आपके ग्रामीण इलाकों में जामताड़ा जैसी जगह जो है आपके लिए सड़क भी बनी हुई है। जामताड़ा में एक साइबर जो पुलिस थाना भी स्थापित किया गया, लेकिन वो भी पकड़ने में नाकाम रहा, क्योंकि वहाँ पर रीजन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा एडवांस हैं, कुछ भी कर लो हर बार बच के निकल जाते हैं। तो ये रीजन है, कुछ चीज़ें ये हैं। तो हमें समय समय पर इन सब से निपटने के लिए भी कुछ जहाँ पर जो है ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी होती है, यानी आज हम सब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट पर हम सभी की प्राइवेसी, हम सभी से जुड़ी सूचनाएं हैं, गोपनीयता हैं, हम हमारे पिक्स, इमेज या फिर हम जो है बातचीत है, चैट वगैरह है, ये सब होता है। तो ये कोई लीक ना कर दे या फिर ये कोई व्यक्ति यहाँ से चोरी करके इसका मिसयूज ना कर पाए, इसके लिए हमने इसे जो है संविधान के आर्टिकल 21 के तहत रख दिया है। यानी आपने देखा होगा कि हमारी प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा आर्टिकल 21 में रखा गया है। वहीं हम जो भी वक्तव्य वगैरह देते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं एक सधे हुए वे में, तो हम वो कर पाते हैं 91A के तहत,
यानी अनुच्छेद 19(1) के तहत अपने विचारों को रख पाते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप देख पा रहे हैं हर चीज़ को हमने समय के साथ साथ, समय यानी कि आज से अगर जब संविधान बना था उस समय तो ये सब चीज़ें थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें आई तो हमें भी संविधान में संशोधन करना पड़ा और इसे भी हमने फंडामेंटल राइट्स में जोड़ना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे आज दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। यानी आप सुबह से लेकर शाम तक पूरा आपका जो क्रियाकलाप होता है, बैंकिंग का, बिल जमा करने का, कुछ भी हो, फॉर्म भरने का, कहीं एग्जाम देने जाना है, एडमिट कार्ड निकालना है, पूरा क्रियाकलाप इनसे ही होता है। पूरी तरह से आप इन्हीं पर डिपेंड हैं। तो आज ये भी हमारे कहीं ना कहीं हमने इन्हें जो है संविधान की गारंटी दी थी, संविधान के दायरे में ले लिया ताकि इनका जो है कोई दुरुपयोग ना कर पाए। ये बात आप देखते होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उनकी सुरक्षा हो, बिल्कुल बात सही है। यानी आपने देखा होगा तमाम आपकी सूचनाएं हैं, तमाम FB, ट्विटर वगैरह, काफ़ी बार आपने देखा है कि FB वगैरह पे फाइन ठोका गया है, यानी कि फाइन USA वगैरह की जो कोर्ट है वहाँ पे FB वगैरह ने सूचना लीक की है, तमाम यूजर्स की सूचना लीक कर दी है, उसके लिए FB वगैरह पर फाइन लगाया गया है, तमाम चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन एक उठ रहा होगा, ये सूचना लीक जो करने का क्या चक्कर है? वैसे टॉपिक हमारे इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। सूचना लीक करने का मतलब ये होता है, मान लीजिए सोशल मीडिया पर आप हैं, सोशल मीडिया पे आपने वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाला, अपना आप ईमेल भी डालेंगे, तो वो ये सूचना लीक करने में क्या करते हैं कि ये आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल किसी और व्यक्ति को बेच दिया, ऐसी संस्था को बेच दिया जिसका वो उपयोग कर रही होगी। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे अभी क्या था कुछ दिन पहले कोटा में भी ऐसी देखने को मिला और कानपुर में भी ऐसी देखने को मिला। यानी कानपुर में भी एक यही घटना सेम घटित हुई थी और मैंने अखबार में पढ़ा भी था कि क्या था कि कोटा में कुछ कोचिंग संस्थानों ने क्या किया था, जो छात्रों के अभिभावक थे उनकी डिटेल्स को कुछ ऐसे ही लोगों के पास बेच दिया था। वहीं कानपुर में भी सेम घटना है, मैंने अभी पढ़ी, अभी लगभग 1 साल पहले अखबारों में रही थी कि यहाँ पर भी कुछ डिटेल जो थी इस तरह की, जो अपनी गार्जियंस की डिटेल वगैरह थी, अभिभावकों की डिटेल वगैरह थी, वो कोचिंग संचालकों ने कुछ लालच में आगे दे दी थी। उसका खामियाजा ये हुआ कि जिन जिन लोगों के पास उनका जो नंबर पहुंच गया, उन्होंने उन्हें जो है ATM में फ्रॉड वगैरह उनके साथ किए। कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिला कि उन लोगों ने जो है कुछ जो है इलीगल व्यापार के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी बहुत बड़ा मैटर है, इसी वजह से हमने इसे जो है संविधान के दायरे में लिया है। तो आपने देखा किस तरह से चीज़ें चेंज हुई और किस तरह से हमें अपने संविधान में भी बदलाव करना पड़ा है। यानी राजनीति का जो अर्थ है लगातार बदलता जा रहा है, परिदृश्य बदल रहा है, तो राजनीति में के मायने भी बदल रहे हैं, राजनीति का चिंतन का अर्थ भी बदल रहा है, राजनीति का क्षेत्र भी बदल रहा है। तो वो आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भाई नेटिजन जो शब्द यूज होता है, नेटिजन का मतलब है अंग्रेजी में जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें नेटिजन कहते हैं और हम इन्हें आम भाषा में इंटरनेट जन कहते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे प्रजाजन या फिर जो हमारे जो नागरिक हैं, नागरिक जन, सिटीजन, ठीक है, सिटीजन यानी कि नागरिक जन है, तो वैसे ही इंटरनेट यूज करने वाले व्यक्तियों को नेटिजन कहा जाता है। ये आप लिख लेना। तो यहाँ पर लिख लेना कि यानी कि यहाँ पर बताया गया कि भाई सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं इंटरनेट पर, लेकिन वो इंडिविजुअल जो सुरक्षा है, गोपनीयता है, प्राइवेसी, इसके लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं। यानी हम सभी लोग यही चाहते हैं कि ये बनी रहे। आपने देखा होगा आधार कार्ड के ऊपर तमाम बार विवाद भी हुआ। आधार कार्ड का मुद्दा जो था सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई कि आधार कार्ड आप सभी से लिंक करवाते चले जा रहे हैं कि फ़ोन सिम लेने गए तो आधार कार्ड से सिम लेंगे, पैसे निकालने आधार कार्ड से पैसे निकालेंगे। यानी आप एक बहुत बड़े लेवल पर आधार कार्ड को हर जगह कनेक्ट करवाते जा रहे हैं। तो क्या आपके पास इतना बड़ा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है कि आप आधार कार्ड जो हमारा जहाँ पे जो अटैच हुआ है उन सबसे हमें सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? तो यहीं पर सरकार घिर गई। तो आपने देखा होगा कुछ जगहों पर आधार कार्ड की जो वरीयता थी वो खत्म की गई। जैसे मोबाइल सिम वगैरह के लिए आधार कार्ड में जो फिंगर वगैरह लगता था वो खत्म किया गया। क्या फिंगर वगैरह नहीं लगेगा? क्योंकि फिंगर लगने से ये होता है, फिंगर के जरिए ही आप जानते होंगे आधार कार्ड से पैसे भी निकल आते हैं। यानी आपके जो कियोस्क सेंटर है वहाँ से आधार कार्ड से पैसे वगैरह निकल आते हैं। तो ये आज हमारे बदलते परिदृश्य में हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, यहाँ पर कैसे कैसे समय के साथ साथ जो चीज़ें पहले चली आ रही थी, प्रासंगिक नहीं थी, उन्हें हमें बदलना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग जो है ये है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। कि राजनीतिक सिद्धांत हमें व्यवहार में क्यों उतारने चाहिए, क्यों हम यहाँ पर इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या मतलब है इनका, क्या मायने हैं इनके। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। कौन कौन से पहलू तक सीमित रखा है? स्वतंत्रता तक सीमित रखा है, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सबसे परिचित हैं।
यानी राजनीति का जो अर्थ है, राजनीति की जो परिभाषाएं हैं, खुद आपकी जो किताब है, खुद आपकी जो लेखक महोदय हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राजनीति की जो परिभाषाएं हैं वो डिफाइन, ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से डिफाइन नहीं है। उनका अर्थ, उनका जो अर्थ है, उनका भावार्थ है, समय के अकॉर्डिंग और या फिर समय की प्रासंगिकता के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि भाई गणित के विपरीत यहाँ त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है। राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता की, आज़ादी की, न्याय की बहुत सारी परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। इस समानता का हम केवल एक अर्थ में नहीं देखते हैं, अवसरों में समानता देखते हैं, समाज में समानता देखते हैं, आर्थिक रूप से समानता देखते हैं, न्याय के क्षेत्र में समानता देखते हैं, हर क्षेत्र में समानता देखते हैं। समानता का केवल हम एक अर्थ में उपयोग नहीं कर सकते, तो समानता की परिभाषा इन सब अर्थों के हिसाब से भिन्न भिन्न हो जाती है। तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहार में जब हम उतारेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा अलग अलग रख ली है। अब जैसे यहाँ बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि आप कहीं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगे हैं, बैंक की लाइन में लगे हैं, यानी बैंक की लाइन में आपको लगना पड़ता है, पासबुक वगैरह ले जाते हैं, पैसे निकालने के लिए बैंक की लाइन में लगे हैं। रेलवे के जो टिकट काउंटर है वहाँ पर आप लगे हैं, रेलवे के टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए लगे हैं, और तब वहाँ पर आप देखते हैं कोई व्यक्ति आए, आप मान लीजिए आप पहले लाइन में, रो में पहली लाइन पर हैं ऐसे करके, और यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति एंड से आए और आपको धक्का देके यहाँ पर वो लग जाए, तो आपको क्या लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा। आप अपने आप को एक ठगा सा महसूस करेंगे। आप ये महसूस करेंगे कि वास्तव में हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ जो है समान व्यवहार नहीं हुआ है, हम समानता के जो पायदान पर थे वो हम वहाँ से हम वंचित कर दिए। आप विरोध करेंगे उसका। वहीं ये होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया गया, कोई व्यक्ति अगर पहले आता है और आप यही सब बातें कहें, राजनीतिक सिद्धांत को दोहराएं कि आप बाद में आए तो पीछे जाएंगे, तो यकीन मानिए और वो पीछे चला जाता है तो आप कहेंगे कि वास्तव में राजनीति के सिद्धांत कारगर है। अब वहीं हम रेलवे काउंटर की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक व्यक्ति ये देखता है कि रेलवे काउंटर में एक सही से व्यक्तियों की लाइन लगी है, वहीं एक काउंटर ऐसा है खाली पड़ा है, लेकिन खाली काउंटर के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, यानी कि जो दिव्यांग पर्सन है, उनके लिए ये काउंटर है। और हम देखते हैं भाई डिसेबल्ड पर्सन एक एक करके आते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो हम इसमें बुरा नहीं मानना है। बुरा क्यों नहीं मानना है? हमें मालूम है कि भाई उनके साथ जो किया गया है वो उनके लिए न्यायोचित है, यानी कि जो उनके साथ उनके लिए जो अवसर दिया गया या फिर जो भी उनके लिए किया गया, जो उनके लिए अलग काउंटर बनाया गया, वो काउंटर केवल उनके लिए रिजर्व किया गया, तो उनके लिए न्यायोचित है। तो यहाँ पर आप वही कह सकते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर नहीं होता है। समानता का अर्थ ये नहीं है कि आप समानता की बात करें और सबसे कह दें कि सभी लोग इसी लाइन में टिकट लेंगे। ये समानता का मतलब ये है कि रेलवे का काउंटर है और यही लाइन सबके लिए है, इसी से टिकट लेंगे। ये समानता नहीं है। समानता का अर्थ वही है, यानी सभी समाज के सभी वर्ग हैं, सभी को समान रूप से लाभ मिले। तभी आपने देखा होगा, आपने काफ़ी बार मुद्दा भी उठाया आपने कि आरक्षण क्यों है, आरक्षण लगाने का क्या रीजन है। इसका जवाब हम क्लास 7th 8th में आपको अच्छे से दे चुके हैं, किताब भी दे चुकी है NCERT वाली। इसी वजह से संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा गया कि समाज के कुछ ऐसे तबके थे, उन्हें वास्तव में इतने ज़्यादा हाशिए पर वो रखे हुए थे, उन्हें समान धारा में या मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ताकि वो भी धीरे धीरे करके समाज की मुख्य धारा में आ सकें। तो यहाँ पर वही बात है, ये जब चीज़ें हम करते हैं तो वास्तव में ये इनके लिए न्याय होगा। तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं, यानी समानता का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है, यानी समानता का अर्थ एक जैसा नहीं है। यहाँ देखा होगा आपने, हम बहुत से अपने आसपास देखते हैं, बहुत से गरीब लोग हैं जो कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि उनके पास उन सुविधाओं को चुकाने के लिए धन नहीं होते, रुपया नहीं होते। यानी कि दैनिक जीवन में जो व्यक्ति कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई औरत पत्थर तोड़ रही है, या कोई व्यक्ति दिन रात मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो अच्छा इलाज नहीं ले पा रहा है बीमार होने पर। तो समानता में हमें ये भी करते हैं कि समानता के रूप में कि इनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, इनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पूरे जो है यहाँ पे प्रयास किए जाएँ, पूरी यहाँ पर जो ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे इनकी बुनियादी आवश्यकताएं उनकी इन्हें पूर्ति हो सके। तो सरकार इसके लिए क्या करती है? कुछ सामाजिक क्रियाकलाप भी चलाती है, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह है, या फिर आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अलावा जो है स्कूल वगैरह, धर्मशाला वगैरह, ये सब यहाँ पे सरकार जो है चलाती है। समानता में आपने देखा होगा कि किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए, यानी समानता में ऐसा ना हो भेदभाव हो, यानी कोई व्यक्ति अनुचित रूप से शोषित ना करे। यानी मान लीजिए कहीं पर निष्पक्षता का मतलब ये है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया आर्टिकल 23 और 24, यानी कि यहाँ पर बधुआ मजदूरी वगैरह कोई नहीं करवाएगा, किसी से बलाश्रम नहीं करवाएगा। 24 में जो है ये है, आपने देखा होगा कि चाइल्ड लेबर जो है पूरी तरह से यहाँ पे चाइल्ड लेबर की मनाही की गई है। कोई व्यक्ति जो है किसी प्रकार से 23 और 24 में यही लिखा गया है कि किसी के साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चाइल्ड लेबर में संलग्न नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं समानता के अर्थ में कहीं ना कहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी समाहित हो गया है। तो समानता का अर्थ हर जगह एक जैसा नहीं है। समानता का अर्थ यहाँ पर निष्पक्षता से भी जुड़ गया है। तो समानता का अर्थ अगर व्याख्या की बात करें, समानता की कोई एक व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब राइटर का यहाँ स्टार्टिंग में यही है कि ये जो हैं, आप ये सब चीज़ें देख रहे होंगे राजनीतिक सिद्धांत में, ये सब जो पहलू आ रहे हैं, इनकी कोई एक व्याख्या करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इनकी अनेक व्याख्याएं समय के अकॉर्डिंग, अवसर के अकॉर्डिंग, ये सब आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर समानता के अर्थ में एक और लिया गया है समानता के बारे में कि हम लड़का लड़की समान की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे समानता के बावजूद भी स्कूल से वंचित रह जाते हैं। हमने अनुच्छेद 21A में जो शिक्षा है, यानी जो आपकी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा है। हर किसी के लिए शिक्षा का प्रावधान रखा है कि भाई कोई भी बच्चा जो है 6 से 14 साल की उम्र का कोई बच्चा वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, मौलिक अधिकार बनाया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूलों का मुंह नहीं देख पा रहे हैं। खास करके लड़कियों की स्थिति बहुत दयनीय है। दयनीय क्यों है? आपने देखा होगा लड़कियों को तमाम दबाव में कि भाई घरेलू काम करना पड़ेगा, कहीं माता पिता मान लीजिए मजदूरी पर जा रहे हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को देखभाल के लिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पर देखने को यही हमें मिलेगा कि प्राथमिक शिक्षा पाने की जो अधिकार है, अधिकार की हमने गारंटी दी है अनुच्छेद 21A के तहत, वो वास्तव में एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है, यानी औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। देखिए आप लोगों से मैंने पहले भी बोला था जब लक्ष्मीकांत पढ़ाई थी और सभी किताबों में लगभग बोला है, आलोचना मैं नहीं करता हूँ, आलोचना राइटर खुद करते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज़ का अगर हम कोई एक लाभ देखेंगे तो उसकी हानि भी, उसका जो है कोई नकारात्मक पहलू भी हमें देखने को मिलता है। यानी आप लोग क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, उन्हें केवल और केवल एक ही पहलू दिखता है। नहीं, आप हर पहलू देखिए। नहीं, बेशक आपके अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया है शिक्षा को, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी करोड़ों बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित हैं, प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। करोड़ों बच्चे जो है स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूलों तक वो स्कूलों का शक्ल नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हकीकत है और ये बात यहाँ पे कुछ खुद किताब में जो है NCERT किताब में एक्सेप्ट भी की है कि ये वास्तव में ये केवल केवल औपचारिकता बनकर रह गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है। तो ये क्या वास्तव में समानता है? ये समानता नहीं है, ये समानता नहीं है। समानता का अर्थ यहाँ भी बिल्कुल अलग चेंज हो गया। आप देखते होंगे यहाँ पर बताया गया है कि खेल के मैदान में हो हम समान अवसर चाहते हैं, जब हम किसी अक्षमता के शिकार हों तो हम चाहते हैं कुछ विशेष प्रावधान भी मिलें। यानी कि हम खेल के मैदान की में समानता की बात करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति अगर किसी दौड़ में शामिल होना चाह रहा है तो वो यही चाहेगा कि भाई हमें कुछ विशेष प्रावधान मिले जिसके जरिए हम जो समान आ पाएँ। मान लीजिए यहाँ पर केवल एक प्रकार से ही समानता को डिफाइन कर दिया जाएगा तो क्या हम समान हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। यानी ये तो वही बात हो गई कि आप मछली से, यानी अगर आप मछली से ये आशा करेंगे कि मछली पेड़ पर चढ़ जाएगी तो यकीन मानिए पूरे जीवन भर आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये विचार करके बैठा हो कि मछली पेड़ पर चढ़ जाएगी। मछली का जो सामना है, मछली की जो रेस है, आप पानी में ही करवाइए। मछली की रेस तब नहीं है कि आप पेड़ पर चढ़ने का उसका जजमेंट करेंगे, पेड़ पर चढ़ जाएगी मछली तभी ये जो है यहाँ पर हम इसको मानेंगे कि हाँ भाई ये चल सकती है, ये जो है दौड़ सकती है, ये बहुत तीव्र गति से भाग सकती है। नहीं, वो जहाँ जिस लेवल का है उसी लेवल में उसे रखिए। यानी जहाँ पर जिस जगह वो कर सकता है, अपने प्रदर्शन बेहतर कर सकता है, उसी प्रदर्शन में उसको जब रखिए, उसी प्रदर्शन में उसे जांचिए, तभी वो समानता का अनुभव कर पाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बताया गया कि हम यहाँ पे एजेंसी वगैरह बनाते हैं इन सब के लिए, ये सब चीज़ें सुनिश्चित करवाने के लिए। एजेंसी के रूप में आप जानते हैं संविधान के आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तमाम तरह के मंत्रालय या मंत्रालयों के अधीन तमाम विभाग वगैरह बनाती है ताकि जो ये अधिकार वगैरह जो हमें संविधान में प्रदत्त किए गए हैं इनकी गारंटी बनी रहे, इनका हनन ना हो। तो यहाँ पर समानता का परिभाषा आपने देखी। समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है, यानी जो प्रसंग है वहीं पर समानता का अर्थ बदल जाता है। तो हर प्रसंग में समानता का अर्थ जो है अलग अलग है हमारे लिए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह भी देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझाया और बरता जाए। यानी कि यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांतों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो किताब लिखने वाले व्यक्ति हैं या फिर राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति ये भी देखते हैं कि वास्तव में हम जो बातें या परिभाषाएं लिख रहे हैं, क्या वो परिभाषाएं हमारे आम जन को, आम लोगों को समझ में आएंगी या नहीं आएंगी। तो उस पर वो जांच पड़ताल करते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से अपनी व्याख्या भी करते हैं और उन पर मंथन भी करते हैं। यहाँ पर यानी हम जो काम कर रहे हैं, हम जो यहाँ पर नियम कानून या नीतियाँ बना रहे हैं, क्या वो वास्तव में व्यवहार में लागू हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। जैसे यहाँ पे MDM बताया गया, मिड डे मील वाली योजना बताई गई कि गरीब बच्चों को स्कूल में प्रोत्साहन करने के लिए, यानी गरीब बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते थे, आपने देखा होगा अगर आपके माता पिता कोई शिक्षक हों तो वो उन्हें जानते होंगे कि हमारे देश में बड़ी समस्या बनी रहती थी पहले कि भाई कोई बच्चे सुबह के टाइम पे तो स्कूल आ गए, जैसे लंच हुआ, लंच में खाना खाने के बहाने गए बच्चे घर पे और उसके बाद वो लौट के ही नहीं आए। तो इसलिए यहाँ पर मिड डे मील का प्रावधान लाया गया। मिड डे मील का प्रावधान लाने से ये हुआ कि जो ड्रॉप आउट था, स्कूल से बच्चे भाग रहे थे बार बार, बच्चे अब रुकने लगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे मंथन करना पड़ता है हमारे लिए कि भाई राजनीतिक सिद्धांतों की अवधारणा यही है कि एक आदर्श समाज की स्थापना करनी है और एक देश में हमें एक कह सकते हैं भ्रातृत्व वाला सामाजिक परिवर्तन लेकर आना है। समानता की भावना व्याप्त हो, यहाँ पर स्वतंत्रता हो, लोगों में न्यायिक जो है देखा जाए सभी व्यक्ति को पूरी तरह से न्याय वगैरह मिले। तो ये आदर्श समाज की यहाँ पर परिकल्पना राजनीतिक सिद्धांतों में कही गई है। ऐसे करके देखिए आपके यहाँ पर
कुछ बातें और भी यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर कुछ टॉपिक और हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। पढ़ने का रीजन ये है कि दिनों दिन आप देखते होंगे हम सब लोग कहीं ना कहीं इन सब देखिए हम लोग समाज के अंग हैं, समाज के अंग हैं। समाज के अंग होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किसी बात पर, हम किसी पर अपनी राय जरूर दें। यानी कि हमारा कहीं शोषण हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम खड़े होकर आवाज़ जरूर उठाएं। इसके लिए जरूरी है हमें अपने अधिकारों की बात, हमें पता होना चाहिए हमें अधिकार कौन कौन से मिले हैं। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने के वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं, नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें इन्हें पढ़ने से क्या मिलेगा, लेकिन हमें पढ़ने से भी मिलेगा, हमें पढ़ने से ये मिलेगा कि हम ये जान पाएंगे, हम ये जान पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे कि हम अगर ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि हमें जाना कहाँ है, हमें क्या करना है। आपने संविधान पढ़ा, कोई किसी व्यक्ति की रुचि ये है कि हमारे आसपास अन्याय बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, हम ऐसे व्यक्ति बनेंगे कि भाई लोगों को न्याय दिलवा सकें। कोई व्यक्ति वकील बन जाता है, जज बन जाता है, या फिर आपको लगता है हमारे आसपास क्राइम बढ़ रहा है तो हम ऐसे बनेंगे, ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो हम कानून के रक्षक बन पाएं। आप जो है पुलिस में चले जाते हैं, आर्मी में चले जाते हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। तो हम ये सब चीज़ें राजनीतिक सिद्धांतों से जब अवगत होंगे, इन सब विषयों पर अपनी समझ विकसित करेंगे तो अपना रास्ता भी तय कर पाएंगे। यहाँ पर साफ साफ वही लिखा है कि हम भविष्य में अपना रास्ता भी चुन पाएंगे कि हमें क्या करना है। यानी जब हमारी समझ होगी इन सब चीज़ों में तो अपना भविष्य का रास्ता भी चुन पाएंगे। हम मत देने जाते हैं, मत का मतलब वोट देने जाते हैं, तो हम सभी मत देने और अन्य फैसलों के फैसले करने में अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हम वोट केवल इसी आधार पर नहीं दे सकते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने वोट उस पार्टी को दिया है तो हम भी दे देते हैं। नहीं, हमें जानना परखना होगा कि वास्तव में जो वर्तमान सरकारें हैं या वर्तमान में जो पार्टी है जो वादा कर रही है वो वास्तव में क्या समाज के अनुरूप है, संविधान के अनुरूप है या नहीं है। क्या पार्टी वास्तव में, पार्टी में वही चोर उचक्के ये सब भरे पड़े हैं क्या या नहीं। हम ये तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं इनके बारे में और इस आधार पर अपना जो एक मत क्रिएट करते हैं कि भाई हमें इस पार्टी को मत देना है। तो ये सब बातें यहाँ पर इसमें बताती हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत लोगों में ये सब समझ है, ये सब विकसित करता है। यहाँ पर बताया गया है सूचनापरक समाज में हम ग्राम सभा में सहभागी होना या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करना, तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यानी बिल्कुल बात सही है कि राजनीतिक सिद्धांतों में हमारी जो पहुँच है या हमारी जो कह सकते हैं हम अगर इनके बारे में जानते होंगे तो अपने एक निर्णय दे पाएंगे, अपना एक जज कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रसंग लिया गया है कि भाई नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं, जहाँ पर हम गीत और लय तय नहीं करते हैं, लेकिन हम जो सुन रहे होते हैं उसकी प्रस्तुति कैसी रही, उससे हमें आनंद आया या नहीं आया, उस आधार पर हम उसके नया अनुरोध करते हैं। यानी कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिया गया है, यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में लिया गया है। मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है जो पॉलिसी ऐसी बनाती है जो सभी नागरिकों के लिए लगभग समान रूप से लाभार्थी हो, समान रूप से सभी को लाभ पहुंचाए, किसी को कष्ट ना हो उससे, सभी लोगों की प्रगति का, यानी सभी जितना समाज के सभी तबके, सभी समाज के तबकों को आगे लेकर चले। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके पॉलिसीज को देखते हुए हम ये मानते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है हमारे लिए अच्छा कर रही है, हमें इससे लाभ हो रहा है, तो हम यही कोशिश करेंगे 5 साल बाद भी अगले वाले इलेक्शन में भी इसे ही चुन कर लाएं। और हमें कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चूसने वाली गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा हमारा शोषण करने वाली गवर्नमेंट है, तो हम ये कहते हैं कि नहीं अब आने दो चुनाव, तख्ता पलट देंगे हम लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। यानी कि यहाँ पर हम गीत और लय हम तय नहीं कर रहे हैं, यानी सरकार की पॉलिसी हम तय नहीं कर रहे हैं। सरकार पॉलिसी अपनी खुद तय कर रही है, लेकिन पॉलिसी अगर जो है सरकार की पॉलिसी अगर हमारी जनता को या हमारे समाज को अगर भाती हैं, अच्छी लगती हैं, तो यकीन मानिए गवर्नमेंट जो बार बार बनती है। काफ़ी राज्यों में देखा भी होगा आपने कि गवर्नमेंट से लोग संतुष्ट जब होते हैं तो लगातार कई बार चुने भी जाते हैं। तो ऐसा आपने देखा भी होगा, जैसे अगर हम नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में देखें तो गुजरात में वो लोग 4 बार चुने गए। चुनने का रीज़न यही था कि वहाँ के लोगों को उनकी पॉलिसी, उनकी नीतियाँ अच्छी लगी, पसंद आई, चुनते चले गए। ऐसे बहुत सारे नेताओं के एग्जाम्पल हैं मेरे पास, तो जिनकी नीतियाँ लोगों को लगातार पसंद आई, चुने गए। तो ये सब चीज़ें हैं। तीसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि भाई कि हम जब हमारे सामने आज़ादी, समानता, धर्मनिरपेक्षता के जो मुद्दे आते हैं तो इन सब मसलों पर हम अपनी राय अभिव्यक्ति दे सकें, इसके लिए राजनीतिक सिद्धांतों को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक केंद्रों में हम भेदभाव वगैरह को देखते हैं, उनका सामना करते हैं। तो इन सब पूर्वाग्रह जो बने हुए हैं, पूर्वाग्रह का मतलब आप जानते हैं किसी व्यक्ति के बारे में पहले से अवधारणा बना लेना, ये पूर्वाग्रह होता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति पर्टिकुलर किसी कास्ट से आता है,
मान लेते कोई कास्ट ऐसी है जिसने इसका पैतृक पेशा कुछ और रहा हो, तो अगर वो व्यक्ति मान लीजिए आपने जान लिया कि वो फलाना व्यक्ति एससी कास्ट से आता है तो और वो किसी ऊंचे पद पर है, तो आप क्या, आपके माइंड में वही सोच बन जाती है, यार एससी वाला व्यक्ति है, इस पोस्ट पे बैठा है, ये करता था, वो करता था, ये पूर्वाग्रह है। यानी कि आप ये सोच रखकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वास्तव में पूर्वाग्रह है। तो ऐसी सोच से हमें, ऐसी सोच से ऊपर उठना है, ऐसी सोच से हमें आगे बढ़ना है। वहीं आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ परिवारों में, विद्यालयों में, यानी महाविद्यालयों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर टीका टिप्पणियां होती हैं, या फिर सामाजिक यानी कि आर्थिक आधार पर जो है भेदभाव होता है। तो इन सब भेदभावों के विरुद्ध हम आवाज़ उठाने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांतों को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो वो बात यहाँ पे बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि छात्र के रूप में हम बहस, भाषण या प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, तो उन सब में क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि वे तर्कसंगत हैं या नहीं है। इनके लिए हमें अपनी राय डेवलप करने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ने की, जानने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे करके आपका चैप्टर 1 समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं आपसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपकी ये पूरी तरह से पुस्तक जो है चिंतन पे आधारित है। यहाँ पे लिखने से ज़्यादा केवल और केवल चिंतन पे बल दिया गया है। अगर आप प्रथम दृष्टया आप ये पुस्तक के चैप्टर आप खुद उठा के पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको बोरिंग लगेंगे। बोरिंग लगने का रीज़न यही है, आपको लगेगा यार ये क्या भाषा लिखी है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। समझने की बात नहीं है, आपको चीज़ों को कोरिलेट करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। यानी जब आप संबंध स्थापित कर पाएंगे तो यकीन मानिए चैप्टर रोचक लगेगा। और आप जब इसी वे में पढ़ेंगे बहुत बोरिंग है, ये है, वो है, आप पर पढ़ा नहीं जाएगा। तो आप लोग रोचक तरीके से पढ़ें, और मैं कोशिश यही करूंगा, वीडियो डेली आएगी। और इसके अलावा आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, क्लास 10th वाली जो हिस्ट्री है उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, और जल्दी ही क्लास 10th वाली जो हिस्ट्री के जो बचे हुए वीडियो हैं, लगभग 7 चैप्टरों के वीडियो बचे हुए हैं, वो वीडियो आपको मिलने लगेंगे। तो आप लोग परेशान ना हो, अभी आपको जो है ये वाला वीडियो कंटिन्यूटी में मिलेगा डेली। और क्रम इस तरह से हमने बनाया है कि मान लीजिए किसी दिन ये वीडियो स्किप होगा तो उस दिन आपका जो हिस्ट्री वाला वीडियो आ जाएगा, और हिस्ट्री वाला जिस दिन नहीं आएगा उस दिन ये चलता रहेगा। और कोशिश हम यही करेंगे ये वाला वीडियो कंटिन्यूटी में अब रहे, क्योंकि इसकी 4 किताबें हैं, 4 किताबों के हिसाब से हमें थोड़ा यहाँ पे टाइम चाहिए। तो वीडियो में कोशिश यही करूँगा कि ये वीडियो कंटिन्यूटी में आए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप लोग यहाँ पर अपनी एक सोच, अपना एक चिंतन का लेवल डेवलप कर पाए होंगे। तो मेरा मानना यही है कि इन सब जो सामाजिक मुद्दे जो होते हैं, इन सब पर सोच सबसे बेटर तरीका क्या होता है डेवलप करने का, बेटर यही होता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग मौजूद हों, आप उन लोगों से वाद विवाद करें। लेकिन वो वाद विवाद ऐसा ना हो कि विवाद में परिवर्तित हो जाए, ये बिल्कुल नहीं करना है। एक यानी कि तर्कसंगत बात करना है। तर्कसंगत का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि हम कोई अपनी बात रखें और आपसे सामने वाले से झगड़ा हो जाए, सामने वाले से मारपीट हो जाए, तो वो मतलब नहीं है। नहीं, हमें एक सहज लहजे में, एक संवैधानिक दायरे में रहकर, एक संवैधानिक एक नियम कायदों के दायरे में रहकर किसी के सामने अपनी बात रखनी है, उसकी बात का भी सम्मान करना है, वो तर्क जो दे रहा है। तो ऐसे करके आपका चिंतन विकसित होगा। तो ये चिंतन जो विकसित होगा, वास्तव में आपको अब किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर या किसी समाज पर, या फिर हम कह सकते हैं देश के वर्तमान हालात पर जो आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं, फिर आप भली भांति टिप्पणी कर पाएंगे।